हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अर्थव्यवस्था को हम विकास के आधार पर किन भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं, उसको आज हम देखेंगे। तो आज हमारा पहला है कि अर्थव्यवस्था को किन किन भागों में विकास के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो चलिए आज हम देखते हैं कि अर्थव्यवस्था को किस किन भागों में विभाजित किया गया है। तो आज का पहला टॉपिक हमारा होगा विभाजन के आधार पर विकसित अर्थव्यवस्था। यानी विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें जिन अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास का स्तर ऊंचा होता है अथवा वहां के लोग की प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, सकल घरेलू उत्पाद का स्तर ऊंचा एवं लोगों का जीवन काफ़ी अच्छा हो, गरीब न के बराबर हो, यानी गरीबी एकदम न के बराबर हो। ऐसे देशों में भ्रष्टाचार का स्तर भी काफ़ी कम होता है। ऐसे देशों को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखा जाता है। यानी ऐसे देश जहां पे मुख्य रूप से प्रति व्यक्ति आय अधिक हो, सकल घरेलू उत्पाद अधिक हो, उसके बाद जीवन स्तर अच्छा हो, गरीबी न के बराबर यानी गरीबी बहुत कम मात्रा में हो, भ्रष्टाचार भी बहुत कम हो। तो ऐसे देश किस कैटेगरी में आते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था की कैटेगरी में, यानी विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। अब इसमें देख लेते हैं कौन कौन से देश, जैसे एग्जाम्पल के रूप में देख लेते हैं कि कौन कौन से देश विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। तो पहला है अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, रूस आदि देशों को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। यानी ये जो देश हैं वो डेवलप्ड कंट्री हैं, यानी विकास कर चुके हैं। जो देश ज़्यादातर विकास कर चुके होते हैं, ज़्यादातर विकास की एक ऐसी स्थिति में पहुंच चुके होते हैं कि उन्हें अब ज़्यादा विकास की और आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन फिर भी एक यानी कि उनके देश की जो अर्थव्यवस्था होती है विकास कर चुकी होती है, यानी कि विकास के स्तर पर नहीं होती, विकास कर चुकी होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या बोलते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। जिसमें आपको हम फिर से बता दे रहे हैं कि अमेरिका, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, इटली, रूस आदि देशों को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। तो यह था हमारा विकसित अर्थव्यवस्था। अब हम देखेंगे विकासशील अर्थव्यवस्था। विकासशील अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था होती है, ना साधारण शब्दों में हम देख लेते हैं कि जो विकास के रास्ते पे अग्रसर हो। विकासशील यानी विकास के रास्ते पे चलती हुई अर्थव्यवस्था। तो हम देख लेंगे इसमें भी अब स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसी अर्थव्यवस्था जहां आर्थिक समृद्धि के उच्च स्तर को प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा हो एवं जो विकास की ओर अग्रसर हो रहे होते हैं। ऐसे देशों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में काफ़ी कम होती है एवं सकल घरेलू उत्पाद में भी काफ़ी अंतर होता है। ऐसे देशों में बेरोजगारी का स्तर काफ़ी निम्न होता है एवं भ्रष्टाचार व गरीबी का स्तर ज़्यादा होता है। जैसे कि इसको पहले समझ लेते हैं कि इन देशों में विकसित देशों की तुलना में जो सकल घरेलू उत्पाद होता है वो कम होता है, बेरोजगारी का स्तर अधिक होता है यानी बेरोजगारी पाई जाती है, भ्रष्टाचार और गरीबी ज़्यादातर पाया जाता है। और इसके साथ साथ ऐसे देशों में देश जो विकास के रास्ते पे अग्रसर होते हैं, यानी विकास की ओर अग्रसर होते हैं, विकास के रास्ते पे चलते रहते हैं, यानी अपना विकास करने के लिए, अपने देश का विकास करने के लिए वो हमेशा परिश्रम करते रहते हैं। ऐसे देश क्या कहलाते हैं? विकसित अर्थव्यवस्था। यानी ऐसे देश की अर्थव्यवस्था क्या कहलाती है? विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसमें कौन कौन से देश आते हैं पहले ये देख लेते हैं, यानी इसके एग्जाम्पल उदाहरण जो भी आप समझें। चीन, भारत, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। यानी चीन, भारत यानी इंडिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देश जो कि विकसित अर्थव्यवस्था की विकासशील अर्थव्यवस्था की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो देश हैं विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं, जिसमें चीन, भारत और दक्षिण अफ्रीका है। अब इसके बाद देखते हैं अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या होती है। अल्प विकसित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था जहां विकास की दर काफ़ी कम होती है एवं लोगों के रहन सहन का स्तर काफ़ी नीचा होता है। अर्थव्यवस्था में अत्यधिक गरीबी, भुखमरी, महामारी जैसी
समस्याएं उच्चतर स्तर पर होती हैं एवं इनसे जूझने के लिए यहाँ की सरकारें सक्षम नहीं होती हैं। जैसे कि ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर पहली बात तो लोगों के जहाँ विकास का स्तर काफ़ी कम होता है, पहले देख लेते हैं, और रहन सहन का स्तर भी काफ़ी नीचा होता है, यानी कि लोगों का जो रोज का जीवन स्तर होता है वो विकसित अर्थव्यवस्था और विकासशील अर्थव्यवस्था से बहुत ही कम होता है, यानी निम्न कोटि की होती है। यहाँ पे अत्यंत गरीबी, यहाँ इस देशों में यानी इन अर्थव्यवस्थाओं में यानी या फिर इस देशों में, जिस देश में अल्पविकसित अर्थव्यवस्था होती है वहाँ पे गरीबी बहुत अधिक होती है, भुखमरी होती है, महामारी बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि उस महामारी का इलाज या फिर उसका सही उपचार करने की क्षमता नहीं होती उस देशों में होती है। इनसे जूझने के लिए यहाँ के सरकारें सक्षम नहीं होती, यानी कि वहाँ की जो सरकारें होती हैं, अगर कोई बीमारी फैल गई उस देश में तो वहाँ की सरकार उस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए या वहाँ की मेडिकल फैसिलिटी जो होती है वो भी कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं होती है। ऐसी अर्थव्यवस्था क्या कहते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अल्प यानी आधा, विकसित यानी विकास करने वाली, जो कि ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें आधा ही विकास होता है, यानी आधा या बहुत ही कम मात्रा में विकास हुआ होता है, उसे अल्प विकसित अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसका आप उदाहरण देख लेते हैं, जैसे अफगानिस्तान, सीरिया, सोमालिया, नाइजर या नाइजीरिया आदि देशों को अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की श्रेणी में रखते हैं। जैसे आप सभी को मालूम होगा, जैसे अफगानिस्तान पहले देख लेते हैं। अफगानिस्तान में कोई भी अटैक होता है या फिर कोई भी कुछ होता है तो उसके लिए दूसरे देश से मदद मांगी जाती है, तो ये किस श्रेणी में आते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था में। सीरिया में वही होता है कि दूसरे देश से सैनिक को बुलाया जाता है, अगर आतंकी हमला होता है फिर कुछ भी होता है या फिर कोई भी दिक्कत होती है तो दूसरे देशों से फैसिलिटियाँ जो उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं होती हैं वो दूसरे देशों से मांगी जाती हैं, दूसरे देश उनको प्रोवाइड कराते हैं। तो ऐसी अर्थव्यवस्था क्या बोलते हैं? अल्प विकसित अर्थव्यवस्था। अब इसके बाद हम देखेंगे वैश्विक संबंधों के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार, यानी ग्लोबल लेवल पे हम देखेंगे कि अर्थव्यवस्था के प्रकार क्या होते हैं। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। खुली अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं ये भी देखेंगे। फिर बंद अर्थव्यवस्था होती है। खुली अर्थव्यवस्था, बंद अर्थव्यवस्था दो ही होती है, जिन्हें हम देखेंगे कि कैसे क्या होता है, इसमें क्या गुण होते हैं, क्या दोष होते हैं, ये देखेंगे। तो खुली अर्थव्यवस्था नाम के रूप में खुली अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जो अन्य देशों के साथ वित्तीय एवं व्यापार संबंधों को बनाए रखती है। यानी ऐसी अर्थव्यवस्था, खुली अर्थव्यवस्था का मतलब खुला, ओपन इकोनॉमी। ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें विभिन्न देशों के साथ हम व्यापार कर सकते हैं, धन अगर हमें लेना है तो वो भी हम ले सकते हैं, टेक्नोलॉजी लेनी है वो भी हम ले सकते हैं। ऐसे देश ऐसे देश जिसमें ये फैसिलिटीज़ पाई जाती है या फिर ऐसी अर्थव्यवस्था व्यापार होते हैं वो खुली अर्थव्यवस्था कहलाती हैं। उसके आगे भी देख लेते हैं हम। खुली अर्थव्यवस्था में देश आयात एवं निर्यात वस्तुओं पर व्यापार करेंगे, यानी इसमें आयात और निर्यात किया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार गतिविधियों में संलग्न होंगे। जो खुली अर्थव्यवस्था होती है वो इंटरनेशनल लेवल पे जो इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर होता है उसमें भी वो भाग लेते हैं, यानी पार्टिसिपेशन करते हैं। एक खुली अर्थव्यवस्था भी निगमों को धन उधार लेने की अनुमति देती है, और जो ओपन इकोनॉमी होती है वो किसी भी चैरिटी किसी भी प्राइवेट सेक्टर को वो क्या करता है, धन उधार देने की भी अनुमति देता है, यानी वो पैसे का भी यानी ऋण लेना देना भी चलता रहता है ऐसे देशों में। और बैंक एवं वित्तीय संस्थान विदेशी संस्थाओं को धन उधार देती है, और बैंक या फिर वित्तीय संस्था जैसे IMF और वर्ल्ड बैंक ऐसे लेवल तक जो क्या होता है, वित्तीय संस्थाएं धन उधार देती हैं, यानी कि उधार भी देती हैं, कर्ज देती हैं। खुली अर्थव्यवस्थाएं तकनीकी ज्ञान एवं विशेषज्ञता का भी व्यापार करती हैं। खुली अर्थव्यवस्था क्या होती है कि वो टेक्नोलॉजी को भी एक्सचेंज करती रहती है, यानी कि अगर हमारे पास जैसे कि हम ही हैं, हम टेक्नोलॉजी को हमें अच्छा ज्ञान है और किसी देश में नहीं है तो हमारी जो सरकार होगी हमें उस देश में भेजेगी, वहाँ अपनी टेक्नोलॉजी को वहाँ पे बताने के लिए, वहाँ पे विकसित करने के लिए। और हमारे पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो हम दूसरे देश से वहाँ से टेक्नोलॉजी मंगवाते हैं लोगों के द्वारा, कंपनी के द्वारा। तो उसे क्या कहते हैं? खुली अर्थव्यवस्था। बंद अर्थव्यवस्था क्या होती है इसको भी देख लेते हैं। एक बंद अर्थव्यवस्था
वस्तुओं और सेवाओं का आयात एवं निर्यात करती है। एक बंद अर्थव्यवस्था जो होती है आयात निर्यात नहीं करती है, वस्तुओं और सेवाओं का आयात निर्यात नहीं करती, यानी कि वो क्या करेगी, जो भी वस्तु या सेवाएं अपने देश में उत्पन्न करती है या बनाती हैं वो केवल अपने पास ही रखती है, किसी दूसरे के साथ व्यापार उसका लेन देन नहीं करती है। स्थानीय स्तर पर इनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पादन करके आत्मनिर्भर होते हैं, यानी स्टेट लेवल या फिर निम्न या फिर ग्राउंड लेवल पर देखा जाए तो होता क्या है कि वो उनकी जो भी आवश्यकताएं होती हैं वो उसके आधार पे उत्पादन करती है और उसका उपभोग करती है, वो किसी दूसरे देश से किसी चीज़ को नहीं मांगती है। एक बंद अर्थव्यवस्था का नुकसान यह है कि सभी आवश्यक वस्तुओं का निर्माण करना, चाहे अर्थव्यवस्था के उत्पादन के आवश्यक कारक हो या नहीं, इसके परिणाम स्वरूप क्षमताएं हो सकती हैं जो उत्पादन की लागत को बढ़ा सकती हैं और इसलिए उपभोक्ता द्वारा भुगतान की जाने वाली कीमत में वृद्धि होती है। यानी ऐसे देश जिसमें बंद अर्थव्यवस्था में होता क्या है, जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स नहीं होते हैं वो क्या करेंगे, किसी वस्तु का उत्पादन करेंगे और दूसरे देश से तो आयात करते नहीं हैं, ना ही निर्यात करेंगे। तो होता क्या है कि वो अपने देश में जब उत्पादन करते हैं तो जो उसी वस्तु को कोई दूसरा देश होता है वो सस्ते रेट पे उसे बना भी देता है, एक्सपोर्ट भी कर देता है, यानी कि उत्पादन और जो ट्रांसपोर्ट का उसका खर्च आता है वो भी जिस देश में बन रहा है वो सामान, यानी बंद अर्थव्यवस्था वाले देश में उसके कीमत में काफ़ी अंतर होता है। फिर भी उस जो बंद अर्थव्यवस्था होती है वहाँ के लोग विदेशी वस्तुओं को आयात नहीं करते हैं और जो वहाँ के उपभोक्ता होते हैं उन्हें उन्हीं वस्तुओं की कीमत अधिक देनी पड़ती है, क्योंकि वस्तु जब उत्पादन उसका महंगा होगा तो उसका उपभोग करने के लिए भी महंगी यानी अधिक कीमत देनी पड़ेगी। बंद अर्थव्यवस्था एक बड़े बाजार में वस्तुओं एवं सेवाओं को बेचने का अवसर भी खो देती है, यानी बंद अर्थव्यवस्था जो होती है वो वस्तुओं और सेवाओं को बड़े लेवल पे, यानी कि जैसे कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO के अंतर्गत भी नहीं आते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल पे भी अपने वस्तुओं का आयात और निर्यात या फिर उसका सेलिंग नहीं करते हैं। ज्ञान और औद्योगिक हस्तांतरण में प्रतिबंध के कारण सीमित उत्पादन विकास के अवसर होंगे, यानी यहाँ पे क्या होता है, ज्ञान और टेक्नोलॉजी जो हमारे पास होती है उस मतलब बंद अर्थव्यवस्था में होती है वो एक सीमित स्तर तक होती है, क्योंकि बाहर से हमको कुछ मंगाना नहीं है। इसी कारण यहाँ पे बहुत ही व्यापार करने में बहुत ज़्यादा घाटा होता है और उसके बाद फिर वस्तुएं वहाँ की क्या होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। एक और नुकसान यह है कि निगमों के पास वैश्विक वित्तीय बाजारों तक पहुँच नहीं होती है और यह भी होता है कि जो प्राइवेट सेक्टर या फिर इंडस्ट्री होते हैं उनके पास इंटरनेशनल लेवल तक के जो यानी कि जो धन उपलब्ध कराते हैं, यानी कि जो बड़े बड़े लेवल तक के बैंक होते हैं जो लोगों को पैसा बांटते हैं, वो क्या करते हैं, उनसे दूर रहते हैं क्योंकि वो बंद अर्थव्यवस्था में होते हैं और वो अपने देश के अंदर ही सीमित रहते हैं। विदेशी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा में कमी के कारण कम गुणवत्ता उच्च कीमत वाली वस्तुओं का उत्पादन कर सकते हैं और इनसे क्या होता है कि विदेशी देशों के साथ जो प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन तो होता नहीं है, जिसके कारण उनकी वस्तुओं की गुणवत्ता यानी उनकी क्वालिटी जो होती है वो कम होती है और उनकी जो क्वालिटी भी कम होगी और उसके बाद उसकी कीमत भी अधिक होती है। तो ये था आपका आज का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि आपके UPSC, SSC, CGL, UP PCS, UPSI, लेखपाल, बैंक, रेलवे और क्लास 11 से लेके नेट तक के लिए आपके ये सब क्वेश्चन बेसिकली पूछे जाते हैं, तो इसलिए हमने ये आपको बताया और आगे भी हम आपको और वीडियो देते रहेंगे। और हमारे प्रीवियस वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पे आप जा कर के प्रीवियस वीडियो को देख सकते हैं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नए नए वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहें। और हमारे चैनल पे अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो आप पहले ये कर लीजिएगा और उसके बाद वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ ही साथ इसे शेयर करते हैं जिससे कि और भी लोग इसे देखें और अपना ज्ञान बढ़ा सकें और कंपटीशन के लिए तैयारी अच्छी तरीके से कर सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।